और नेशनल न्यूज की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, अहम जानकारी के साथ कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके फिर महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कम थी, 2.1 मापी गई है तीव्रता। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। हरियाणा का गुरुग्राम इस भूकंप का केंद्र है। इससे पहले 5 जून को झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4.1 थी। बीते कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप आया। पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो ये 13वां भूकंप आज आया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर 13वां झटका आज लगा है। 3 जून को रात में नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे रिएक्टर स्केल पर। तो रिएक्टर स्केल पर तीव्रता उस वक्त 3.9 थी। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 2.1 इसकी तीव्रता रही। हालांकि बहुत हल्का ये भूकंप था, इसलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होगा कि ये महसूस ना हुआ हो। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर। ब्रिजेश, 2.1 की तीव्रता का भूकंप अब से कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया, जानकारियां क्या है इससे जुड़ी हुई? ब्रिजेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि 2.1 तीव्रता का भूकंप था। 4 से रिएक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता से नीचे के जो भूकंप होते हैं अक्सर वो महसूस बहुत से लोगों को नहीं होते। 4 से ऊपर, 3.5 से ऊपर जब उसकी तीव्रता होती है तब वो महसूस होने शुरू होते हैं। फिलहाल 2.1 का इसकी तीव्रता थी, इसलिए बहुत से लोगों को महसूस नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों को महसूस होने की भी खबर है। तो आपको बता दें, हरियाणा के गुरुग्राम इसका भूकंप का केंद्र रहा। पिछले 2 महीने में देखें तो यह 13वां भूकंप का झटका महसूस हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लगातार हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, भूकंप के झटके अब से कुछ देर पहले महसूस हुए, क्या जानकारी इससे जुड़ी? देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पिछले 1 महीने को इवेलुएट करें तो पिछले 1 महीने में कई बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अब ये झटके क्या किसी बड़े जो है खतरे का संकेत है, ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से एपिक सेंटर नोएडा, गाजियाबाद या फिर दिल्ली या फिर हरियाणा के आसपास के एरिया रहा, यानी कि सबसे बड़ी बात चिंताजनक ये है कि एनसीआर का जो जोन है, एनसीआर ही एपिक सेंटर बन रहा है हर बार, और ये सबसे बड़ी बात है चिंता की जो है। और दूसरी गनीमत की बात सिर्फ इतनी है कि जो रिक्टर स्केल है वो 4.3 से नीचे ही अभी तक के जो भूकंप आए हैं, इसलिए कोई खतरे की बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या जिस तरीके से एक के बाद एक मुझे लगता है हर एक सप्ताह में लगभग 1 बार 2 बार जो है भूकंप के झटके जरूर आ रहे हैं, और इस 1 महीने में ये शायद चौथा या 5वां मौका है जब भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी चिंता की बात है। अब इसे लेकर के जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि चूंकि दिल्ली और एनसीआर का जो जोन है वो जोन 6 में आता है, सिस्मोसिक जोन में है, और ऐसे में पहले भी यहाँ पर बड़े भूकंप का खतरा रहा है। इस वक्त खैर ये छोटे जो भूकंप आ रहे हैं ये किसी बड़े भूकंप का संकेत है, ये कह पाना तो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इसमें चिंता की बात जरूर है, और चिंता की बात यह है कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार जब इस तरीके के छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं तो यही एक सबसे बड़ा खतरा होता है कि कोई बड़ा भूकंप का खतरा तो नहीं है। खासतौर से ब्रजेश, क्या ये कोई भूवैज्ञानिक की तरफ से जानकारी मिल पा रही हो कि दिल्ली एनसीआर में ही लगातार ये, क्योंकि आप जितने भी केंद्र देखें वो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली जो पहला भूकंप आया था, यही केंद्र मिल रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर, जमीन के अंदर अगर देखें, जो प्लेट्स हैं, सिस्मिक प्लेट्स हैं, उनके बीच में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में ऐसा क्या खास गतिविधि है जिसकी वजह से इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जो भूवैज्ञानिक मानते हैं तुषार कि जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स का चलन बढ़ा, जिस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर प्लेटों पर, दरअसल जो प्लेटों के टकराने की वजह से ही भूकंप पैदा होता है जो है, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, जंगलों को काट करके गगनचुंबी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर अस्थिरता जरूर पैदा की। और यही वजह है कि जो पूरा जोन 6 है ये सिस्मोसिक जोन, हाई सिस्मोसिक जोन आता है, और यहाँ पर खतरे पहले से भी इस बात के अलर्ट रहे हैं कि एनसीआर जोन में भूकंप का बड़ा खतरा हमेशा से मंडरा रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, उसने चिंता की लकीरें जरूर और बढ़ा दी हैं कि क्या ये एक संकेत मिल रहा है कि प्रकृति अब इसके बाद कोई और रौद्र रूप दिखाने वाली है। तो ये कई ऐसे जो है सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में अनलॉक 1 के फेज 2 की शुरुआत आज से हो गई है। देश भर में आज से शॉपिंग मॉल, होटल्स और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत मिल गई है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थल नई गाइडलाइंस के तहत ये खोले गए हैं और आज से 8 जून से ये तमाम शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, धार्मिक स्थल ये सभी खोल दिए गए। कई नियमों का पालन करना भी जरूरी है और ऐसे में देश में अनलॉक 1 में दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। तो आपको बता दें कि देश भर में आज से शॉपिंग मॉल्स, होटल और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत है। तो वहीं धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कई नए नियमों को मानना होगा। वो नियम क्या है वो हम आपको बताते हैं। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर आपको रहना होगा। सबसे बड़ा नियम यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी, 6 फीट की दूरी पर रहना होगा। इसके बाद मास्क लगाकर रखना होगा। सैनिटाइजर का प्रयोग धार्मिक स्थल के अंदर आपको करना होगा। साथ ही साथ सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। इसके साथ ही धार्मिक स्थल के पास में ही साबुन से हाथ धोने का इंतजाम भी होना चाहिए। जूते, चप्पल मंदिर के परिसर में नहीं आएंगे, इन्हें बाहर उतारना होगा। लोग अपनी गाड़ियों में उतारे तो बेहतर होगा। प्रार्थना, इबादत के लिए घर से चटाई लेकर आनी होगी या कोई आसन लेकर आना है तो आप घर से लेकर आएंगे। मूर्ति, किताब छूने पर मनाही होगी। प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा। प्रसाद की दुकानें भी बंद रहेंगी। भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम भी नहीं होगा। तो ये तमाम नियम है जो धार्मिक स्थल में प्रवेश से पहले मान्य होंगे। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स और होटल्स की। उनके लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। उनके लिए जो नए नियम है वो बताते हैं। सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में डाउनलोडेड होनी चाहिए। इसके अलावा साबुन से हाथ धोने का इंतजाम वहां पर होना चाहिए। इसके बाद 50% की सीटिंग कैपेसिटी ही वहां पर भरेगी, यानी कि सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 50% से ज्यादा ना हो। डिस्पोजल, मेन्यू और नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। हर इस्तेमाल के बाद टेबल को पूरा सैनिटाइज करना होगा। सैनिटाइजेशन के बाद ही किसी दूसरे ग्राहक को वो टेबल दी जा सकेगी। ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन देने पर ही जोर दिया जाएगा। एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे। इसके अलावा पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। तो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग ये तमाम नियमों को मानना होगा। तो रेस्टोरेंट और होटल्स के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत ही ये सब खोले जाएंगे। अब बात करेंगे शॉपिंग मॉल्स की। शॉपिंग मॉल्स खोले जाने से पहले भी इन बातों का ख्याल रखना होगा। एक दुकान पर एक वक्त में 5 ग्राहकों को ही मंजूरी दी गई है, यानी कि एक वक्त में एक दुकान में 5 ग्राहक से ज्यादा नहीं होंगे। लिफ्ट और एस्केलेटर्स में सीमित लोगों की ही एंट्री होगी। फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स या फिर किड्स प्ले एरिया के अंदर ये कोई भी अनुमति नहीं होगी। ये पूरा पाबंद रहेगा क्षेत्र। शोरूम में चेंज एरिया भी अभी बंद रहेगा। तो मॉल जाने से पहले इन बातों का ख्याल रखना होगा। तो अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पर अनलॉक फेज 1 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कानपुर में आज नहीं खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। धर्मगुरुओं ने खड़े किए हाथ, कहा जो हो सकता है वो होगा, लेकिन संक्रमण का खतरा है। यही वजह है कि धर्मगुरु ने कहा कि भक्त के दर्शन करने आने से संक्रमण फैल सकता है। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाने की कानपुर में तैयारियां पूरी कर रखी गई हैं और कानपुर के डीएम का अभी तक शॉपिंग मॉल खोलने का आदेश नहीं आया। यही वजह है कि अधिकारियों का कहना है कि डीएम की तरफ से आदेश नहीं मिलने की वजह से अभी तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा वैसे ही खोल दिया जाएगा। अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर में भी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और इसके अलावा धर्मस्थल को खोला जाना था, लेकिन धर्मस्थल को कानपुर के अंदर बंद रखा गया है क्योंकि धर्मगुरुओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जो भक्त आएंगे हो सकता है वो संक्रमित हों, जिसके चलते हुए संक्रमण फैलने का डर है। ऐसे में जिला अधिकारी ने धर्मस्थल खोलने से मना कर दिया है, लेकिन शॉपिंग मॉल और होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी इस वक्त हम जो है कानपुर के जेड स्क्वायर में खड़े हुए हैं, जहां पर मॉल के जो लोग हैं, जो यहाँ पे गार्ड हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है क्योंकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी गई है, जो जिला अधिकारी ने गाइडलाइन जारी करी है कि हर आदमी की थर्मल स्कैनिंग करी जाएगी। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की मशीन लिए हुए हैं। उसके अलावा हाथों में दस्ताने होंगे, मुंह पे मास्क होगा और जितने लोग भी अंदर जाएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडी भी लगाई जाएगी जो कोरोना 19 को लेकर के
बताया जाएगा कि कैसे बचाव कर रखना है। और उसके साथ यहाँ पे 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, एक प्रवेश द्वार होगा और एक निकास का द्वार होगा, जिससे लोग जाएंगे उस दूसरे गेट से उन्हें वापस भेजा जाएगा। लेकिन अभी तक माल नहीं खोला गया है, क्योंकि डीएम और एसएसपी मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है इसका पालन कराना है। और इसके साथ ही वहाँ पे कानपुर के अंदर 4 माल हैं, जहाँ पे अलग अलग जगहों पे अधिकारी जाएंगे, पूरी तैयारी का जायजा लेंगे, जिसके बाद शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट को खोला जाएगा। कैमरामैन निखिल चौहान के साथ अश्विनी निगम, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर। तो देश में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है और ये लगातार बदस्तूर जारी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 1,25,381 है। अब तक 1,19,293 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 7,135 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 9,983 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो भारत में अब तक 1,19,293 केस हैं। 7,135 लोगों की मौत देश में कोरोना से अब तक हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में 9,983 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें, देश में कोरोना की तेज रफ्तार लगातार बदस्तूर जारी है। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,56,611 हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 1,25,381 है। तो वहीं दिल्ली में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना मरीजों की संख्या अगर देखें तो दिल्ली के अंदर 27,000 के पार है। कोरोना के एक्टिव मरीज 16,229 हैं। अब तक दिल्ली में 10,664 कोरोना मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 761 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह आंकड़ा दिल्ली का है। दिल्ली में 27,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या चल रही है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली में अब तक 10,664 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो दिल्ली में कोरोना से 761 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का बढ़ रहा है कद। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 10,536 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,185 कोरोना मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 275 लोगों की मौत हुई। संक्रमण फैलने की गति में लगातार इजाफा भी हो रहा है। पिछले 17 दिनों में 5,000 से 10,000 हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। यूपी में पहले 1,000 मरीज मिलने में लगे थे 42 दिन। अब 40 दिन में 5,000 का आंकड़ा पार हुआ और फिर 17 दिनों में ये 5,000 से 10,000 हो गए हैं। तो तेजी के साथ यहां पर मरीज बढ़ रहे हैं, दुगने हो रहे हैं। आपको बता दें, 17 दिनों में ये मरीज दुगने हो गए हैं, 5 से 10,000 हो गए हैं। यूपी में पहले 1,000 मरीज मिलने में 42 दिन लगे थे। दूसरे 1 से 5,000 आने में 40 दिन लगे। लेकिन महज 17 दिनों में अब यह आंकड़ा 5,000 से 10,000 हो गया, जो कि सरकार के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं उनको गहरा करता नजर आ रहा है। अब खबर सहारनपुर से है, जहां पर राजकीय मेडिकल के 6 और डॉक्टर्स का इस्तीफा हुआ। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला है। प्रमोशन न होने से खफा हैं डॉक्टर्स और एक महिला डॉक्टर के इस्तीफे के बाद 6 और डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया। प्राचार्य ने सभी के इस्तीफे नामंजूर कर दिए हैं। आपको बता दें, कोरोना में नहीं मंजूर किया जाएगा किसी भी डॉक्टर का इस्तीफा। तो एक महिला डॉक्टर के इस्तीफे के बाद 6 और का इस्तीफा मंजूर। फिलहाल आपको बता दें, प्राचार्य ने सभी के इस्तीफे नामंजूर कर दिए हैं और कोरोना में नहीं मंजूर किया जाएगा किसी भी डॉक्टर का इस्तीफा, इस बात को कह दिया गया है। तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज का यह मामला है, जहां पर प्रमोशन ना होने से खफा हैं डॉक्टर। एक महिला डॉक्टर के इस्तीफे के बाद 6 और डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया। गौरव सैनी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या मामला? यहां पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंदर लगातार डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। गौरव, किस वजह से लगातार डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं और फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या इनको जवाब दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन न होने से डॉक्टर खफा हैं। शनिवार को एक महिला डॉक्टर ने के इस्तीफे के बाद रविवार को 6 और डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि एक दिन पूर्व महिला डॉक्टर द्वारा दिया गया इस्तीफा प्राचार्य ने मंजूर नहीं किया था। उधर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि सभी के इस्तीफे नामंजूर कर दिए गए हैं। सतभावा स्थित मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक डॉक्टर सविता वर्मा ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद 6 और डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो राजकीय मेडिकल के प्राचार्य दिनेश कुमार सिंह मोतलिया हैं, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर सविता वर्मा के साथ अन्य 6 चिकित्सकों ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार के आदेशों के चलते कोविड-19 में किसी भी चिकित्सा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में इलाज न मिलने से एक और महिला की मौत हो गई है। कई अस्पतालों में भटकने के बाद एम्बुलेंस में दम तोड़ा है महिला ने। गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी की महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। परिजन पूरे दिन अस्पतालों में इलाज के लिए भटकते रहे। महिला को शाम में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर एम्बुलेंस में मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। इलाज न मिलने और भटकने से एम्बुलेंस में ये दूसरी मौत है। पहले भी एक गर्भवती महिला को इलाज न मिलने से उसकी मौत हो चुकी है। प्रशासन अब भी मौन है। स्वास्थ्य प्रशासन की लापरवाही ने एक और महिला की जान निगल ली है। गर्भवती की मौत में डीएम ने दिए थे जांच के आदेश के बाद भी मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब भी हो रही है लापरवाही और ढाक के 3 पात। तो एक और महिला की मौत यहां पर हो गई है। इलाज न मिलने से मौत हुई है। एम्बुलेंस में पूरे दिन भटकने के बाद इसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था और ले जाते वक्त रास्ते में ही इस महिला ने दम तोड़ दिया। तो वहीं ग्राम प्रधानों की दबंगई कितनी बढ़ गई है, इसका मंजर एक बार फिर देवरिया में देखने को मिला, जहां मनरेगा का पैसा मांगने पर मजदूर को लाठी डंडे से पीटा गया और मजदूर का हाथ तोड़ दिया गया। पूरा मामला देवरिया जनपद के विकासखंड बैतालपुर का है, जहां गोविंदपुर गांव के मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा आया, जिसे ग्राम प्रधान मजदूरों के साथ जाकर अपने द्वारा खुलवाए गए खाते में पैसा निकलवा रहा था और मजदूरों से पैसा ले रहा था। जब मजदूरों ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो प्रधान ने बैंक पर ही मजदूरों को धमकाया और घर आते ही ग्राम प्रधान और उसके परिवार के सदस्य मजदूरों पर लाठी डंडे और धारदार हथियारे लेकर टूट पड़े, जिसके बाद एक मजदूर को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिससे मजदूर का हाथ टूट गया और सर फट गया, जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है और अस्पताल में है। प्रधान जो है कि हमारी मम्मी से धोखे से अंगूठा लगवाया, आवाज़ आया था और जाके उसके खाते से पैसे निकाल लिया। ये बात हमको मालूम नहीं था। फिर दूसरे ही दिन आया और मेरी बीवी से जो है कि अंगूठा लगवाने जा रहा था मशीन पर। मौके पर मैं पहुँच गया। उसके बाद मैं पूछा कि अंगूठा लगवा रहे हो, तो बोलता है आवाज़ आएगा। मैंने कहा, कहने लगा कि ऑनलाइन होगा। मैंने कहा कि अंगूठा लगाने के बाद कैसा ऑनलाइन होता है। मेरा कोई आवाज़ नहीं चाहिए हमको, अंगूठा मत लगाओ। उसके बाद जो है कि मेरे बाप को उस पैसे को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा, तो हमारे उससे झगड़ा हो गया। फिर सुलहनामा भी हुआ उसका भाई, आज मैं भैंस चरा रहा था, उसका भाई आया मेरे को बगैर पूछे ही मार दिया। मैं चुपचाप बैठा ही था, मेरा ही लाठी लेके मेरे को मार दिया। मेरी मम्मी के खाते में आया था पैसा नरेगा वाला, ठीक है भैया, नरेगा वाला पैसा आया था। ये पूछने गए थे, मतलब पैसा आया भैया निकलवा दीजिए। वो बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा नहीं। और एक दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन आए और बोले कि मेरी मम्मी से कि आवाज़ आया है, उसने पैसा जो चोरी से निकलवा लिए हैं। और निकलवाने के बाद ये पूछने गए हैं कि क्यों निकलवा लिए हो। उसी पे उसका छोटा भाई है नरेंद्र कुमार प्रधान का जो है छोटा भाई धीरू, कोई लाठी से मार दिया है, सर फट गया है और हाथ भी टूट गया है। मेरी मम्मी के खाते में आया था पैसा नरेगा वाला, ठीक है भैया, नरेगा वाला पैसा आया था। ये पूछने गए थे, मतलब पैसा आया भैया निकलवा दीजिए। वो बोला है कि तुम्हारा पैसा नहीं। और एक दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन आए और बोले कि मेरी मम्मी से कि आवाज़ आया है, उसने पैसा जो चोरी से निकलवा लिए हैं। और निकलवाने के बाद ये पूछने गए हैं कि तो वहीं सहारनपुर में लूट की घटना हुई है और दिन निकलते ही बेखौफ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। 3 बदमाशों ने लूटी 95,000 रुपए की नकदी और लैपटॉप। बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। प्राइवेट संस्थान के केवाईसी करने वाले कर्मचारी के साथ लूट की गई। वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए बदमाश फरार हो गए। भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुई बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। थाना बेहट इलाके के कलसिया की घटना बताई जा रही है। तो वहीं कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। ऐसे में तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद कर दिया गया। अब लगभग 78 दिनों बाद सभी धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोल दिया गया है। गाजियाबाद के प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में मंदिर समिति की तरफ से कोरोना से निपटने के एहतियात बरते गए। मंदिर में गए प्रवेश गेट पर सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई। कोई भी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते समय इस सैनिटाइजेशन टनल में होकर ही अंदर प्रवेश कर सकेगा। साथ ही गेट पर हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश उसे मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सामाजिक दूरी के लिए मंदिर समिति की तरफ से गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा सके। आपको बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन अब मंदिर के गर्भगृह में
4 लोगों को ही इजाजत है। तो वहीं शक्तिपीठों में शिवमार शक्तिपीठ कड़ाधाम के अंदर हर साल लगने वाला विशाल आषाढ़ का मेला इस साल कोरोना वायरस के चलते नहीं लगेगा। धाम के पंडा बंधुओं और व्यापारी ने मंदिर के अध्यक्ष शारदा प्रसाद पंडा के साथ मंदिर प्रांगण में खुली में बैठक किया और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और संक्रमण को देखते हुए इस साल 10 दिन के मेले का आयोजन न करने का फैसला लिया है। शक्तिपीठ में कड़ावासिनी शीतला माता का दरबार है ये, और शासनादेश के अनुसार 8 तारीख से माता जी के पट को खुलना था, लेकिन यहाँ पर साल का सबसे बड़ा आषाढ़ मेला है। उस मेले में लाखों लोगों के मंदिर परिसर में आना जाना होता है। इस कारण से कोरोना महामारी से बचने के लिए धामवासियों, मंदिर प्रबंधन समिति और यहाँ गांव के सभी लोगों की सहमति से मंदिर को 8 तारीख से 15 तारीख तक के लिए बंद किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति कड़ाधाम।